हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पार्ट 4A और 4B देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने फिस्कल पॉलिसी का डिफिनेशन देखा था, डिफिसिट्स के डिफरेंट टाइप्स देखा था। पार्ट 4B जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, FRBM एक्ट और रिकमेंडेशंस ऑफ एनकेसी कमेटी। इसके बाद हमने एक क्विज टेस्ट भी बनाया था, जिसका लिंक अभी भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और उन दोनों वीडियोज में भी है। तो इसमें काफी कम लोगों ने अटेम्प्ट लिया था और परफॉर्मेंसेस मतलब काफी ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो मैं चाहूंगा आप लेक्चर्स को रिवाइज करें, थॉरोली देखें, जो भी नहीं समझ में आ रहा है उस चीज को रिपीट करके देखें और अच्छे से समझें, और उसके बाद क्विज को अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपको अपने परफॉर्मेंस को सेटिस्फैक्ट्री ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो अभी पार्ट 4C में हम ये छोटे टॉपिक्स देखेंगे, जो कि क्राउडिंग आउट और जीरो बेस बस्टिंग, बजट रिफॉर्म्स, मसाला बॉन्ड, डेट टू जीडीपी रेशियो, फिस्कल ड्राइव, फिस्कल क्लिप, सारे छोटे टॉपिक्स हैं। इन सबको एक साथ देखेंगे इसी वीडियो में। और ये क्विज हम एक बना दिया जाएगा, मे भी पहले वाले क्विज के साथ ही क्वेश्चंस को अटैच कर दिया जाए या फिर अलग से भी बनाया जाए। वो जो भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस क्विज का लिंक मिल जाएगा। क्विज को जरूर अटेम्प्ट करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं देख रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी कम लोग देख रहे हैं, काफ़ी कम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में, उन्हें भी जानकारी दें, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक जीरो बेस बस्टिंग। तो जीरो बेस बस्टिंग इंडिया में पहली बार 1987 में यूज हुआ था, वर्ल्ड में नहीं, इंडिया की बात कर रहे हैं। पहली बार 1987 में यूज हुआ था। इस टाइप की बस्टिंग कब करते हैं और इस टाइप की बस्टिंग के पीछे एलिमेंट्री आइडिया क्या होते हैं, तो पहले एलिमेंट्री आइडिया को समझ लेते हैं। एलिमेंट्री आइडिया इसमें यह होता है कि हर एक साल जब हम बजट बनाएंगे तो पहले एक्सपेंडिचर के लिए 0 रुपये घोषित करेंगे। मतलब जब ड्राफ्ट बन रहा होता है तो 0 रुपीज से स्टार्ट करते हैं और किस किस फील्ड में कितने पैसे की जरूरत है उनके बजट्स को एलोकेट करते हैं। किस किस फील्ड्स में बजट को जो पहले दिए जा रहे थे उन्हें कट करने की जरूरत है, उनमें से कुछ को कट करते हैं। कुछ फील्ड्स में बजट को बढ़ाया जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है, लेकिन स्टार्ट हर एक फील्ड में 0 से ही करते हैं। तो ये इसके पीछे का एलिमेंट्री आइडिया है। अगर आपको थोड़ा सा बुकिश डिफिनेशन चाहिए तो यू मे नोट डाउन। एवरी ईयर बजट मेकिंग विल स्टार्ट विद 0 बेस एंड प्रोग्राम्स आर एडेड अकॉर्डिंग टू इट्स वर्थ। कॉन्ट्ररी टू अगर आप एग्जिस्टिंग आइडिया को देखें जो कि इन जनरल चलता आ रहा है, उसमें ट्रेडिशनल बजटिंग में करते क्या है कि प्रीवियस ईयर के बजट में हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। लाइक प्रीवियस ईयर एजुकेशन में हमने जीडीपी का 4% अगर इन्वेस्ट किया तो इस साल बोलते हैं कि 4.5 करेंगे, अगले साल बोलते हैं 5 करेंगे, फिर हो सकता है बोल सकते हैं कि अभी एजुकेशन में ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, 3% करेंगे। तो वो पिछले साल वाले में प्लस माइनस होता रहता है, वो ट्रेडिशनल बजटिंग है। जीरो बेस बजटिंग में एक एग्जिस्टिंग ईयर का हिसाब किताब लगाते हैं कि अभी देश में एजुकेटेड लोग इतने हैं, इतने लोग अनएजुकेटेड हैं, तो इस साल मेरे को टोटल एक्स अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना होगा, एक्स अमाउंट ऑफ जीडीपी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा। इसमें पिछले ईयर से कोई मतलब नहीं है कि पिछले साल हमने कितना किया था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे है कि इसको अपनाते कब हैं। इस तरह का मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस काफ़ी कम हों और प्रायोरिटीज काफ़ी ज़्यादा हों। इस तरह के बजटिंग में एक समस्या देखा गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनको फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं, वैसे कंट्रीज में तो ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल दिखा, जैसे कि न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और भी हैं स्वीडन। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो कि मतलब अंडर डेवलप्ड हैं, वैसे कंट्रीज में ये खास फायदेमंद रहा नहीं। तो हम लोग इंडिया में भी हर एक साल जीरो बेस बजटिंग यूज नहीं कर रहे हैं, बट कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, एक बार यूज हो चुका है पास्ट में, और क्या पता भगवान ने अगर भगवान ने चाहा और फ्यूचर में हमें अच्छे पॉलिटिशियन मिले तो हम लोग भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। इनफैक्ट अगर आप बात करें इकोनॉमिक सर्वे 2014 का, तो उन लोगों ने जीरो बेस बजटिंग को अपनाने के लिए सजेस्ट भी किया था। नेक्स्ट टॉपिक है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट में कंसेप्ट यह है कि जब गवर्नमेंट एक्सेस बोरो कर लेती है, इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट जनरली पैसे बोरो कर रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है काफी ज्यादा,
लोकल लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जिनमें की गवर्नमेंट को जरूरत फील हो रही है। तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा बोरो कर लिया, फिर ज़्यादा इन्वेस्ट भी करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो फिर बोरोइंग का जो पैसा है गवर्नमेंट को भी किसी को इंटरेस्ट पे करना है, वो इंटरेस्ट पे करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए होंगे, तो टैक्स रेट्स बढ़ सकता है। इसके साथ साथ जो लोन गवर्नमेंट देती है, जैसे कि बैंक वगैरह से रिटेल इन्वेस्टर लेते हैं, कॉर्पोरेट्स लेते हैं, उस टाइप के लोन में गवर्नमेंट चाहेगी कि उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। इस केस में क्या होगा कि आम आदमी के पास, आम कॉर्पोरेट्स के पास पैसे घटने लगेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट अपने तरफ खींच रही है और गवर्नमेंट खुद से इन्वेस्ट कर रही है हर एक इंफ्रा में। वैसे केस में क्या होगा, जब गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करने लगी इंफ्रा डेवलपमेंट में, तो फिर प्राइवेट प्लेयर्स धीरे धीरे कमते चले जाएंगे। इसके दो एग्जांपल लेते हैं, एक इंफ्रा सेक्टर और एक रिटेल कंजम्पशन। इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड बनाना, एयरपोर्ट बनाना, इस तरह में अगर गवर्नमेंट ही ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने लग जाए तो क्या होगा, प्राइवेट कंपनी जैसे कि L&T है, GMR है, ये सब इनमें इन्वेस्ट करना कम कर देंगे। इन्वेस्ट कम करने के दो रीजन हो गए, एक तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रही है, दूसरा इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं उनमें प्राइवेट कंपनीज को इंटरेस्ट रेट अधिक देना है, तो प्राइवेट कंपनी लोन ही नहीं लेना चाहेगी ये अधिक इंटरेस्ट पे करने के डर से। ऐसे केस में ये क्या होगा, प्राइवेट कंपनीज क्राउड आउट हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं रिटेल कंजम्पशन में। रिटेल कंजम्पशन में लेटेस्ट से कुछ फूड पैकेट की बात कर लेते हैं, आपको भी फूड पैकेट एज्यूम कर लो, लेटेस्ट से राइस पैकेट्स। अभी राइस की बहुत सारी कंपनीज खुल गई हैं, राइस की, आटा की। उसमें अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने लग जाए, गवर्नमेंट बोले कि नहीं मैं भूखे लोगों को खाना खिलाऊंगा, मैं अपने तरफ से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाता हूँ, तो क्या होगा कि गवर्नमेंट परचेज करना शुरू कर देगी रिटेल मार्केट से चीज़ों को, और फिर सस्ते दाम पे पब्लिक को बेचना शुरू कर देगी। ऐसे केस में क्या होगा, जो बीच में कंपनीज बने थे, ये सफोला, आशीर्वाद टाइप के, वो कंपनीज को लगेगा कि अब हमें तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोक्योर और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो फिर हम किसानों से क्यों खरीदें, हम इसमें ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके एक्स्ट्रा खर्च करके सस्ते में क्यों बेचें। तो वो लोग फिर इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, तो फिर वैसी कंपनीज क्या होंगी, क्राउड आउट होने लग जाएंगी। तो ये काफ़ी छोटा कंसेप्ट था। इसके बाद बजट रिफॉर्म है। बजट रिफॉर्म्स तो बहुत बार हुए, जिसमें कि हम लोग रिसेंट बजट रिफॉर्म को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले क्या था कि बजट फरवरी के लास्ट वीक में आता था और ये मिड मई में पास होता था। अब बजट फर्स्ट फेब को आता है और रेलवे बजट को अब 2017-18 से हटा दिया गया है। सॉरी, ये पहले अलग से जो पेश किया जाता था उस सिस्टम को हटा दिया गया है और अब रेलवे बजट को मेन बजट के साथ अटैच कर दिया गया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ही सारा बजट पेश करती है। पहले फाइनेंस मिनिस्टर एक बार पेश करती थी और बजट रेलवे का अलग से पेश होता था, एक दो दिन का अंतर भी रहता था इसमें। और इसमें एक एडिशनल रिफॉर्म हुआ था कि प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट हटा दिया गया था। इसको हटाने के प्रति लॉजिक ये था कि दो इश्यूज मेजर आ रहे थे। एसेट मेंटेनेंस का जो खर्च होता है उसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रखा गया था। एसेट मेंटेनेंस मतलब क्या हुआ, जो डैम्स बन गए, ग्रिड बन गए, जो रोड बन गए, उनको सालों साल मेंटेनेंस में भी कुछ खर्च करना पड़ता है। तो डैम बनाना या रोड बनाना प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट था, लेकिन उनको मेंटेन करना नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट होता था। तो जनता में ये परसेप्शन बनता था कि गवर्नमेंट तो कुछ ये रोड वगैरह बना करके भूल जा रही है, उस पर कुछ खर्च तो कर ही नहीं रही है, लेकिन एक्चुअली में गवर्नमेंट का खर्च तो हो रहा था। तो बोला गया कि इस तरह के कॉन्सेप्ट को बजट के लिस्ट से हटा दिया जाए। दूसरी चीज इसमें यह थी कि ह्यूमन एंड सोशल एसेट्स फॉर्मेशन में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था उसको प्लान एक्सपेंडिचर में रख रहे थे, बट रेवेन्यू साइड में रहता था, रेवेन्यू अकाउंट जिसको बोलते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर बट रेवेन्यू अकाउंट। इसके डेप्थ में न जाते हुए आप बस इतना समझ लीजिए कि इस पर जो खर्च हो रहा था वो रेवेन्यू डिफिसिट का पार्ट बन रहा था, जो कि गवर्नमेंट को शो करने के लिए अच्छा नहीं था। इसमें फिर इस तरह के परसेप्शन बन जाते हैं कि उज्ज्वला स्कीम में गवर्नमेंट ने इतना अधिक रेवेन्यू डिफिसिट क्रिएट कर दिया। तो इस तरह के परसेप्शन पब्लिक में ना बने, इस चीज़ को लेकर के इन्होंने प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट को
हटाना समझा जरूरी। इसके बाद है मसाला बॉन्ड, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। इसको है जो कि आईएफसी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करता है। आईएफसी होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज एलएसई में ये लिस्टेड होता है। तो दिस इज इशूड इन ग्लोबल मार्केट आउटसाइड इंडिया। दिस इज इशूड बाय आईएफसी। क्या सोच करके इसको इशू किया जाता है? ये बाहर से पैसे रेज करने के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट हो। फॉरेन करेंसी और इंडियन कंपनीज, इसको पास्ट में एनटीपीसी एनएचएआई जैसे कंपनीज ने इशू करवाया था और इससे पैसे रेज किए थे। इसी में एक कंसेप्ट होता है ग्रीन मसाला बॉन्ड। ग्रीन मसाला बॉन्ड वो ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी या फिर बोले रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो कंपनीज काम कर रही हैं, वो ग्रीन मसाला बॉन्ड के थ्रू भी अपना फंड रेज करती हैं। अच्छा, इसका फायदा नुकसान क्या है कि मतलब जिसको इन्वेस्ट करना है वो मसाला बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकता है और एक साइड से इन्वेस्ट करेगा, और जिसको बोरो करना है वो मसाला बॉन्ड से भी बोरो कर सकता है। व्हाई इज दिस ग्रीन? कोई ग्रीन में अलग से अपना ओपिनियन क्यों बनाएगा कि मेरे को ग्रीन मसाला बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, और बोरोअर साइड ऐसा क्यों ओपिनियन बनाएगा कि मेरे को ग्रीन मसाला बॉन्ड ही लेना है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ग्रीन मसाला बॉन्ड सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का एक मीडियम बन रहा है, जबकि मसाला बॉन्ड किसी भी मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह है। यहाँ पर प्रॉफिट ये मिलता है ग्रीन मसाला बॉन्ड में कि ये मार्केट अनटैप्ड है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो मार्केट अच्छे से बूम करती है, तो इसमें फायदा ये होगा कि कंपनीज एक सस्ते दर में एक अनटैप्ड मार्केट में पैसे लगाएगी और काफी ज्यादा बूम कमा सकती है। इस बूम के थ्रू काफी ज्यादा पैसे कमा सकती है, और इन्वेस्टर भी एक रिस्क प्रोफाइल को चेक करके इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें कि उन्हें लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर उस कंट्री का इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाएगा और मेरे को जो रिटर्न मिलेगा वो अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसके बाद एनआरआई बॉन्ड है। एनआरआई बॉन्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोट करती है, और चूंकि इसे गवर्नमेंट फ्लोट कर रही है तो इसके एश्योरेंस काफी अच्छे होते हैं। एश्योरेंस काफी अच्छे होने के कारण इसको ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग जो लोग फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को मालूम होगा, जो नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि अगर आपसे कोई बोले या फिर आपसे मैं ही बोलूं कि मेरे 4 दोस्त हैं, चारों को कुछ कुछ कर्ज चाहिए, चारों को गाड़ी खरीदनी है, चारों को कर्ज चाहिए, और वो लोग कुछ इंटरेस्ट के साथ पैसे पे करने के लिए तैयार हैं। आप बोलोगे ठीक है यार, पैसे तो हैं हमारे पास, लेकिन मैं चारों में से किसको प्रायोरिटी दूं, किसको मैं पहले पैसे दूं? जिस तो उसके पीछे का लॉजिक यही होगा कि कौन ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। जो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है उसको ट्रिपल ए रेटिंग मिलती है, जो कम ट्रस्टवर्दी है उसको डबल ए मिलेगी। इसमें भी प्लस माइनस होता है। प्लस माइनस कहने का मतलब डबल ए प्लस है तो थोड़ा बेटर है, डबल ए माइनस है तो थोड़ा सा बेकार है। फिर ए होता है, जिस तरह से मतलब ट्रस्टवर्दीनेस घटते जाती है उस तरह से ए घटते जाती है। इसके पीछे का मोट्टो ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बढ़ता है, और पास्ट रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो इसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 में आईएमडी लॉन्च किया था, जिसका फुल फॉर्म है इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट। और फर्स्ट टाइम जो है इसको 1998 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था आरआईबी रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड। और थर्ड टाइम इसको जो लॉन्च किया गया था, मेरे पास ईयर अवेलेबल नहीं है, बट उसका नाम रखा गया था, बॉन्ड का नाम जो था FCNRB। इसका फुल फॉर्म था फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स। और इसके बाद देखते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है। तो ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, डेट और जीडीपी का रेशियो होता है। अगर परसेंटेज फॉर्म में पूछे तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर सकते हैं, और बिना परसेंटेज फॉर्म में पूछे तो आपको फॉर्मूला ऑब्वियसली आप गेस कर सकते हैं। ये क्यों किया जाता है, इसका रिलेवेंस क्या है? तो कंट्रीज का सोवरेन रेटिंग जो है, तो कंट्री कितना सोवरेन है उसका एक मेजर फैक्टर है। ये 100% किसी चीज पर सोवरेनिटी डिसाइड नहीं होती है, लेकिन एक पार्ट फैक्टर है, पार्टली इस चीज पर डिपेंड करता है कि कंट्री कितना सोवरेन है। और जो फैक्टर्स हैं जो डेट टू जीडीपी रेशियो को बढ़ाने घटाने का काम करता है,
उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि साइज ऑफ इकोनॉमी, ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, इसके बाद फिर आपको टैक्स बजटिंग है, इंटरनल एक्सटर्नल डेट रेशियो। जब मैं डेट बोलता हूँ तो DAT मत समझिएगा, दिस इज DBT। और गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह हो रहा है और कितना प्रोडक्शन वगैरह हो रही है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये कॉमन सेंस है कि मतलब डेट मतलब कर्ज है, और GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक एरिया में, डोमेस्टिक फाउंडेशन में कितना प्रोडक्शन हो रही है, उस चीज़ का मेजर है। तो कर्ज कब कब बढ़ता है वो आपको एक कॉमन सा एलिमेंट्री आइडिया होगा। और कंट्री के लोगों में मतलब कंट्री के कंपनीज कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उस चीज़ का भी आप एक एलिमेंट्री आइडिया लगा सकते हैं। तो उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, वही फैक्टर्स इसके भी होंगे, इस रेशियो के। इसके बाद फिस्कल ड्रैग है। फिस्कल ड्रैग जो है, इन्फ्लेशन जब आता है मार्केट में तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम करता है। और फिस्कल ड्रैग एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई अप्लाई नहीं करता ऑन पेपर, ये बस मार्केट में ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम करता है, ये हो जाता है। ये कैसे होता है उसको समझते हैं। सपोज मार्केट में डिमांड बढ़ने लगा, कुछ प्रोडक्ट्स के डिमांड बढ़ने लग गए मार्केट में। अब क्या होगा, डिमांड बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। डिमांड बढ़ गया तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया। इन्फ्लेशन मतलब आप समझ रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ने लगे होंगे। अब प्राइस बढ़ने लगा होगा तो फिर क्या होगा, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेगी। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेतन बढ़ना शुरू होगा। जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उन लोगों पर भी कंपनी मेहरबान हो जाएगी, बोलेगी कि इस महीने में, इस क्वार्टर में प्रोडक्शन अच्छा हुआ है तो हम अपने एम्प्लॉयज़ का सैलरी बढ़ा रहे हैं। प्लस नए लोग भी ऐड हुए होंगे, तो जो लो इनकम स्ट्रेटा में थे उन लोगों का भी इनकम बढ़ जाएगा। अब इनकम बढ़ने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। जिनकी इनकम बढ़ी है वो लोग भी टैक्स पे करेंगे। जिन लोगों का पहले एक फिक्स्ड सैलरी सोर्स नहीं था, वो लोग टैक्स नहीं पे कर रहे थे। फिक्स्ड सैलरी सोर्स बनने से वो लोग भी अब टैक्स पे करने लगे, तो टैक्सेस कलेक्शन बढ़ने लगे गवर्नमेंट के। तो फिर पब्लिक को अब फील होने लगेगा कुछ समय में, यार कमाए तो लेकिन पैसा टैक्स में चला गया। इन दैट केस डिस्पोजेबल इनकम घटने लगेगा। मतलब एक आदमी का सैलरी शीट तो भले ही बढ़ चढ़ के दिखेगा, लेकिन जो खर्च कर सकता है वो अमाउंट फिर घटती हुई दिखेगी। डिस्पोजेबल इनकम घटेगी तो फिर कुछ समय में उन लोगों का आँख खुलेगा, वो लोग बोलेंगे कि अब चीज़ें खरीदनी कम की जाए। चीज़ें कम खरीदने लगेंगे तो डिमांड घटेगा, डिमांड घटेगा तो प्राइस घटेगा, प्राइस घटेगा मतलब कि इन्फ्लेशन घटेगा। दिस वे दिस साइकिल ऑफ फिस्कल ड्रैग वर्क्स। अच्छा, फिस्कल क्लिफ क्या होता है? क्लिफ जनरली बोलते हैं घर का जो मकान में आगे छज्जा वज्जा निकला हुआ रहता है, उस चीज़ को क्लिफ बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा खड़ा है क्लिफ पे, और ये जो छज्जा है इसका नाम है फाइनेंस या फिस्कल समझ लीजिए। अब यहाँ से ये क्या हो सकता है, आपको एक आइडिया आ रहा होगा कि ये क्लिफ पे खड़ा है तो ये गिरेगा क्या। तो उसी परसेप्शन को बोलते हैं फिस्कल क्लिफ। फिस्कल क्लिफ तब होता है जब गवर्नमेंट कुछ इस तरह के अनाउंसेस करने लगती है कि कुछ पार्टिकुलर कमोडिटीज में अब हमें सब्सिडीज घटा देने चाहिए, टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए। ऐसे में लोगों के अंदर एक फियर बनता है कि अच्छा ये कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ जाएगा, क्योंकि सपोज ये कोई कमोडिटी है जिस पर सब्सिडी घट गई। गवर्नमेंट का मानना है कि सब्सिडी इसलिए घटा देनी चाहिए क्योंकि इस कमोडिटी का कोई यूज नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे मार्केट में होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इस प्रोडक्ट का अभी भी रिलेवेंस है, अभी भी हम यूज करते हैं। ऐसे तू मैमे में होता यह है कि गवर्नमेंट बोलती है कि इसमें सब्सिडी घटा देंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर घट जाएगा और गवर्नमेंट को फायदा होगा। और दूसरी तरफ पब्लिक बोल रही होती है, पब्लिक या फिर कुछ कारपोरेट्स बोल रही होती है, नहीं इस चीज़ का रिलेवेंस है, इस पर सब्सिडी घट जाएगा तो हम लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगी और इकोनॉमी धड़ाम से गिर जाएगा। तो इस तरह का जो कंट्रोवर्शियल परसेप्शन होता है, इसमें कौन सही है इस बात का मतलब रिलेवेंस ये कौन सी कमोडिटी है उस पर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल केरोसिन पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी देती थी पहले, क्योंकि हर घर में लाइट की ज़रूरत है, लालटेन जलाना पड़ता था, लालटेन जलाने के लिए केरोसिन चाहिए होता था। अब गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करती गई और इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अधिक जगह पे पहुंचा दी है। तो गवर्नमेंट का मानना है कि केरोसिन
तो सब्सिडी खत्म करनी चाहिए, केरोसिन की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि केरोसिन नहीं रहेगा तो फिर लोग पढ़ नहीं पाएँगे, लोगों के अंदर पढ़ने का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। लोग मतलब रात में जो भी काम करते हैं अपना 7 टू 10 के विंडो में, उस तरह के काम में लोग कोताही बरतने लगेंगे, तो लोगों का डोमेस्टिक परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, इकोनॉमी कुछ दिन में धड़ाम से गिर जाएगा। तो गवर्नमेंट का अपना सोचना है, पब्लिक का अपना सोचना है, और ये डिपेंड करता है कि एक समय के साथ, एक कमोडिटी के साथ क्या ज़्यादा सही है। तो इस तरीके से हम लोग टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं। एक क्विज बन जाएगा, क्विज ज़रूर अटेंड करें। मैं देख रहा हूँ कि क्विज काफ़ी कम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, और इसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जब तक आप चीज़ों को समझ करके इम्प्लीमेंटेशन फेज में नहीं जाएंगे, तब तक आई फील कि नथिंग इज़ यूज़फुल। और वीडियो को बार बार देखें, लोगों को भी दिखाएं, और अच्छा लग रहा हो तो सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।